एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूलर मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में यूलर मैथमेटिक्स में। आज फिर से हम लोग अपने इस सेशन में मिले हैं ताकि कुछ नई डिस्कशन हो सके। जैसे कि पिछले वीडियो तक हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर सवाल को किस तरह बनाया जाता है। हमने कुछ सीबीएसई 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस को भी देखा। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पर ही चर्चा करेंगे, पर ये ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे, यानी हमारी डे टू डे लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे इन कंस्ट्रक्शन लाइन में, पुल बनाने में, ब्रिज बनाने में, घर बनाने में, किसी स्टैच्यू को किसी पिलर पर माउंट करने में, खड़ा करने में, इन सभी कामों में ट्रिगोनोमेट्री किस तरह हमारे मदद कर सकता है, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल ही नया चैप्टर है जो कि आपको एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से मिलेगा। वैसे इस चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर शायद 9th होगा, परहैप्स, आई एम नॉट श्योर, बी श्योर, आप लोग श्योर हो जाइएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का ये। तो आइए, हमारे इस न्यू चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, आप जो भी कहें। तो हमें क्या इस चैप्टर में पढ़ना है? इस चैप्टर में कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल चीज नहीं पढ़नी है, केवल 2 डेफिनेशंस पढ़नी है और उस पे फिर क्वेश्चंस करने। डेफिनेशन से क्या, बस उस डेफिनेशन की मीनिंग समझ लेनी है और उससे फिर क्वेश्चन पर आना। ओके, तो आखिर क्यों पढ़ते हैं इस चैप्टर को, ये अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी डिस्टेंस, किसी भी हाइट को कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे इस चैप्टर में बेसिकली हमें एक सर्टेन फेनोमेनन या सर्टेन कंडीशन दी हुई होगी जिसकी ज्योमेट्री हमें प्लान करनी होगी, आइदर ऑन कॉपी और ऑन बोर्ड, ठीक है। और उस ज्योमेट्री को हिसाब से, मतलब गिवन कंडीशन से आपको सर्टेन डिस्टेंस दी हुई होगी, सर्टेन एंगल दी हुई होगी और उससे आपको सेकेंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो आइए पहले देखते हैं जो इस चैप्टर्स में 2 डेफिनेशंस पढ़ने हैं। पहला है फ्रेंड्स हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है? एक बिल्डिंग है। ओके, और ये अर्थ है। क्या है ये? अर्थ। ये क्या है? बिल्डिंग है। ये अर्थ है, ठीक है। और इस पर एक आदमी खड़ा है। इस पर एक आदमी खड़ा है जिसकी आंख यहां पर, ठीक है। फिर ये क्या है? आदमी की आंख है। ये क्या है? आई। ओके, और ये आदमी इस बिल्डिंग का ये क्या हुआ? टॉप हुआ। ये क्या हुआ?
टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये आदमी इस बिल्डिंग के टॉप को यहां से देख रहा है, तो इसको दिखाइए। ओके, ये आदमी इस बिल्डिंग को, यानी ये लाइन जो है ये इसके दृष्टि का रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ साइट है। क्या है? लाइन ऑफ साइट। ओके, और ये हमारा अर्थ है, ये बिल्डिंग है, ये आदमी है, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो इसके लाइन ऑफ साइट में और अर्थ या यहां से कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप गुजार दीजिए जो अर्थ के पैरेलल है। अर्थ या जहां भी वो आदमी खड़ा है, लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसको, इस फिगर को नोट डाउन कीजिए आप लोग। ओके, तो हमारा डिफिनेशन हो गया फ्रेंड्स कि एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट, यानी आदमी जिस देख रहा है जिस ओर, टॉप की ओर, वो और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। इस फिगर को आपने अगर उतार लिया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। The angle between the line of sight and horizontal line is known as एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस डिफिनेशन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि डिफिनेशन के रूप में भी ये पूछा जा सकता है। प्लीज नोट डाउन। आइए दूसरी चर्चा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी चर्चा करते हैं। सेम कंसेप्ट का एक और है प्रॉब्लम। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या है। अब मान लीजिए उस समय बिल्डिंग बनी थी और जो पर्सन था वो नीचे खड़ा था और ऊपर की ओर देख रहा था, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब मान लेंगे कि ये बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये इसका अर्थ है। ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, और ये आपका अर्थ हो गया नीचे, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर कोई
आदमी यहां से ये आई है, क्या है ये? थोड़ी मेरी ड्राइंग जोकिंग हो सकती है, पर क्या करूं, ये आई ऑफ पर्सन, आई ऑफ पर्सन, ठीक है। यहां से कोई आदमी इस ऑब्जेक्ट की ओर देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है, ओके। ये क्या है हमारा? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब क्या? कि उसकी नजर के साथ जो पैरेलल लाइन गुजर रहा हो या कोइंसाइडिंग लाइन। मेरी नजर इधर है, यानी ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया, ओके। तो इधर से जिस पॉइंट से ये आई इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उससे उसके ऊपर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कीजिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कीजिए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डेल्टा का एक्सप्रेशन, क्या कहते हैं इसको? डेल्टा, ओके। इस सिंबल को डेल्टा कहते हैं। तो इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अब आप इसका डिफिनेशन तो खुद से भी लिख सकते हैं कि पहले इस फिगर को नोट डाउन करें। तो दोनों में कंडीशन तो हमारा सेम ही था, शायद आपने फिगर नोट डाउन, इसकी नेमिंग जरूर कीजिएगा, ठीक है, जरूर कीजिएगा। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये जरूर कीजिएगा। ये डिप्रेशन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अच्छे से इसको लिख लेता हूं। तो इसमें देखने वाली बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारे हॉरिजॉन्टल से जिसको हम देख रहे थे वो पॉइंट ऊपर था, ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं, यानी जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो हम हॉरिजॉन्टल से नीचे है। तो इस केस में एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको लिख लें, फिगर आपने स्केच कर लिया होगा, शायद, या पॉज करके जरूर कर लें इसको, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, ओके, एंड द हॉरिजॉन्टल when the object is below the horizon. It is denoted by, here it is denoted by del. इसको कॉपी कर लीजिए। आइए, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी थ्योरी पढ़नी नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चंस पर प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ नहीं, केवल ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आज के इस सेशन को मैं तो प्रॉब्लम सेशन का नाम नहीं दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, आज के, पर हाँ बेसिक क्वेश्चंस आज जरूर होंगे ताकि कंसेप्ट हमारा बिल्डअप हो। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि a tower stands vertically on the ground.
नोट डाउन करते चलिएगा। From a point on ground which is 15 meter away from the foot of tower, angle of elevation is आ गया, angle of elevation is 60 degree, is found to be 60 degree. Find the height of tower. क्या है? Find the height of tower. ठीक है फ्रेंड्स, ए टावर, क्वेश्चन है हमारा, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर ग्राउंड पर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड व्हिच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसको मैं डायग्राम में बताता हूं। फाइंड द हाइट ऑफ, हमें टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन आपको ये चैप्टर पिछले चैप्टर से भी काफी ज्यादा आसान लगेगा अगर आप केवल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वो जो फार्मूला था पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई पी, इन सभी को याद रखें। तो क्वेश्चन में है कि ये एक टावर है और ये ग्राउंड है। ये क्या है? टावर है, ये ग्राउंड है। ओके फ्रेंड्स, टावर, और यहां पे ह्यूमन आई है। ठीक है, और ये 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब ये आदमी टावर के बेस से, टावर जहां पे जमीन से जुड़ा हुआ है उससे 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि ये जब ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। कितना? 60 डिग्री। ये ऊपर की ओर देख रहा है तो ये क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया इन दोनों के बीच का एंगल, तो वो क्या है? 60 डिग्री। ये हो गया हमारा टावर, ये टावर हो गया, ये अर्थ हो गया। ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। इसको इंडिकेट करना जरूरी है, लाइन ऑफ साइट हो गया ये। ठीक है, और ये अर्थ हो गया। ओके, तो हमें क्या, ये 15 मीटर दिया हुआ है और ये हाइट निकालनी है। तो इस हाइट को हम अगर h मान ले तो कोई दिक्कत है, यानी टावर की हाइट की h मान ले। तो अब अगर इस ट्रायंगल को हम a, b, c मानते हैं और इन ट्रायंगल ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, ओके, अगर tan ऑफ 60 डिग्री की बात की जाए तो tan थीटा यहां क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? h है, और बेस क्या है? 15। This implies h equals to tan 60 into, ठीक है, h क्या है? tan 60 कितनी वैल्यू होती है? √3 बतला चुका हूं मैं, और into 15 equal to 15 √3। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन
electrician has to do a repair work on 5-meter long pole, his repair work is to be done at 1.3 meter below the top of pole. What length of ladder should he use if it is inclined at 60 degree to horizontal? Also find the distance between pole and ladder. मतलब एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको कि एक पोल पर रिपेयर का वर्क करना है और उस पोल की हाइट कितनी दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ये पोल है 5 मीटर का तो इसके टॉप से 1.3 मीटर बिलो पर काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक लैडर इंक्लाइंड है, उसी पे चढ़ के वो काम करेगा और उस लैडर का हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि लैडर का लेंथ कितना है और लैडर और पोल के बीच की दूरी क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम में मैं इस रिप्रेजेंटेशन को और मोर क्लियर कर देता हूं, कोई इसमें डरने वाली जरूरत नहीं। क्वेश्चन बस आप लोग नोट डाउन करें। मान लेंगे ये हमारा पोल है। ठीक है, ये पोल है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 5 मीटर। और एक लैडर इसमें लैडर लगा हुआ है। ये क्या है? लैडर है। इस तरह का लैडर नहीं होता है, पर क्योंकि हमें क्वेश्चन अभी बनाना है इसलिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि लैडर है। ये पोल है, ये अर्थ है। ठीक है, 5 मीटर। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉइंट पर कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पर गड़बड़ी है। ओके, और ये पॉइंट टॉप पॉइंट से 1.3 मीटर बिलो है। ठीक है, तो हमें लैडर का डिस्टेंस लेंथ निकालना है। ये निकालना है, ये कितना होगा, जो भी इसको L मान लीजिए या कैपिटल L मान लीजिए इसको। और ये हमारा लैडर अर्थ के साथ 60 डिग्री पर इंक्लाइंड, और हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है जिसको हम लोग B एज्यूम करेंगे क्योंकि ये बेस है। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग A मान लें, ये B मान लें, ये C मान लें और इसको D मान लें, तो AB हम लोग निकाल सकते हैं। अब इन सभी चीज को मैं ओमिट कर देता हूं ताकि फिगर मोर क्लियर हो जाए आप लोगों को। इस फिगर में AD दिया हुआ है और AB दिया हुआ, सॉरी BD दिया हुआ है, तो AB निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। देखिए पहले समझा। तो हमें लैडर का डिस्टेंस निकालना है, सॉरी लेंथ निकालना है और बेस निकालना है। तो अगर ट्रायंगल ABC में से कोई एक भी लेंथ, आइदर AB, आइदर BC और AC, कोई भी एक पता चल जाए तो ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तो नहीं आ सकता है यहां से, जो गिवन कंडीशन। हाँ, लेकिन ये आ सकता है। AB इक्वल्स टू DB माइनस DA लिख सकते हैं। DB माइनस AB कितना आ गया? AB आ गया 5 माइनस 1.3, 5.0 माइनस 1.3 मीटर, 7। यानी AB का लेंथ कितना आ गया? 3.7 मीटर। अब अगर इन ट्रायंगल ABC की आप बात करें और यहां पे आप tan 60 का यूज करें, tan of 60 डिग्री का, क्यों हमने यूज किया? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर मालूम था और ये पता लगाना बेस। कॉट का भी यूज कर सकते हैं, तो tan 60 का यूज करेंगे तो AB अपॉन BC हो जाएगा। AB अपॉन BC, तो BC क्या हो जाएगा? AB अपॉन tan 60। तो AB क्या है हमारा? 3.7।
अपॉन √3। तो 3.7 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज करना होगा आपको। तो रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर आ गया 3.7 अपॉन 3 इंटू √3। ठीक, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हैं और तब आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ये आपको आना चाहिए। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ये आपको आ जाएगा 2.14 मीटर। इसको नोट डाउन कीजिए, शायद कर लिया होंगे आप लोग। तो आइए, बात तो इन ट्रायंगल एबीसी में ही होगी, बात तो इन ट्रायंगल एबीसी में ही होगी, पर हाँ देखने का नजरिया से हमने यहाँ परपेंडिकुलर था और बेस का बात हो रहा था तो tan लिया। अब परपेंडिकुलर है और बेस भी है और हाइपोटेन्यूज को निकालना है, यानी लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। तो अगर आप कॉस भी यूज कर सकते हैं और साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉसेक भी यूज कर सकते हैं, सेक भी। हम साइन को ही लेंगे। साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन AC। ये बातें अब आप लोगों को दिख रही होंगी, बिल्कुल दिख रही होंगी ये बातें। बहुत हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि साइन थीटा का P कैसे लेते हैं, BH कैसे लेते हैं। तो साइन 60 क्या होता है? √3 अपॉन 2 और AB क्या है हमारा 3.7 और AC क्या है L, माना है हमने L। तो L क्या हो गया 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। 3.7 इंटू 2 अपॉन √3 कर लिए, क्या आएगा 4.28 मीटर। तो इसको नोट डाउन कीजिए। और हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप देखिए डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन। इससे मैं क्वेश्चन में गिवन था फ्रेंड्स कि एक आदमी है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है, एक आदमी है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। वो किसी बिल्डिंग के टॉप को देखता है, वो किसी बिल्डिंग के टॉप को यहां से देख रहा है। ठीक, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके, आदमी की हाइट 1.5 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो व्यक्ति है ये इस बिल्डिंग के बेस से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है। तो हमें फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट यानी AD कितनी होगी, AD कितनी होगी। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग फिगर में, तो अगर E और D 25 मीटर है तो BC भी 25 मीटर होगा, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट है। यहां से आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर देते हैं तो DBCE क्या हो जाएगा एक रेक्टेंगल। ये E मैंने यहां लिखा है पर ये है ये नहीं, तो ये D क्या रेक्टेंगल। तो अपोजिट साइड क्या होगा इक्वल। तो ये भी 25.8 मीटर और ये भी 1.5 मीटर। इतनी बात तो हम लोग फिगर से ही समझ गए, इतनी ज्योमेट्री तो हमें लगाने आती ही है। तो अगर इन ट्रायंगल ABC में हम लोग बात करें, इन ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो tan of 45 जो होगा वो AB अपॉन BC होगा। देखिएगा ध्यान से, tan of 45, क्योंकि हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो हमें ये डिस्टेंस जानना है। ये हमें पता है बिल्डिंग की हाइट है AD। ओके, बिल्डिंग की हाइट है AD, जिसमें पता है BD निकालना है AB और दिया हुआ क्या है BC। तो परपेंडिकुलर और बेस कनेक्ट समथिंग आ रहा है
और थीटा दिया हुआ है 45। ओके, तो थीटा 45 है इसलिए tan लगा दिया, आप cot भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan 45 कितना होता है 1, और AB को AB लिखेंगे, अब BC की जगह क्या होगा 28.5 मीटर। तो AB का हाइट कितना आ गया 28.5 into 21, 28.5। लेकिन ये AB आया, बिल्डिंग का हाइट नहीं आया। बिल्डिंग का हाइट जो h है वो होगा AB प्लस BD इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 30। इसको आप लोग कीजिए, मतलब नोट डाउन कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये एक एबी बिल्डिंग है जिसके ऊपर FA नाम का एक फ्लैग होस्ट हो रहा है। ओके, एबी बिल्डिंग है और FA फ्लैग है। ओके, और एक यहाँ C पॉइंट पर एक ऑब्जर्वर है जो कि बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहा है और फ्लैग के टॉप को भी देख रहा है। ओके, तो बिल्डिंग के टॉप को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री की बन रही है, और फ्लैग के टॉप को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रही है, और बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि ये जो ऑब्जर्वर है यानी BC ये बिल्डिंग के बेस से कितनी दूरी पर खड़ा है और इस फ्लैग की हाइट क्या है। फ्लैग की हाइट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है FBC। तो पहले हम लोग इन ट्रायंगल ABC बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें AB का हाइट मालूम है, और अगर यहां पे हम tan थीटा लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन आएगा, तो यहां से बेस निकालने की बात बन सकती है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC tan ऑफ कितना है 30 है इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो tan 30 कितना होता है फ्रेंड्स 1 अपॉन √3। AB कितना है 10 और BC होता है। तो यहां से अगर हम BC निकालें तो यह आ जाएगा 10 ऑफ √3। यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, कंटिन्यू रहिए। ओके, तो आइए हम लोग यहां पे ट्रायंगल ABC का यूज करके BC निकाल दिए, यानी हमारे पास बिल्डिंग के बेस और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी 10√3 मीटर आ गई tan ऑफ 30 का यूज करके। तो आइए इसको ओमिट करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इन ट्रायंगल FBC में, यानी फ्लैग के लाइन ऑफ साइट और बेस के बीच की जो एंगल बन रही है, तो इन ट्रायंगल FBC की बात की जाए तो अगर बेस पता है FBC ट्रायंगल में, ध्यान से देखिएगा FBC में बेस पता है और हाइट पता करना है, जिसमें भी हाइट AB पता है, केवल AF पता करना है, जिसको हमने स्मॉल x से डिनोट किया। तो अगर tan फिर लगाते हैं यहां tan ऑफ 45 इक्वल्स टू FB विच इज इक्वल्स टू अपॉन BC, और FB जो है हमारा ये H प्लस 10 है, H प्लस 10। FB जो है ये FA प्लस AB है, यानी H प्लस 10 है। tan 45 कितना होता है 1, और FB कितना है हमारा H प्लस 10 अपॉन BC कितना है हमारा 10√3
h कितना आ गया 10√3 -1 मीटर आंसर। यानी फ्लैग का हाइट 10 इंटू √3 -1। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि AB इसमें एक बिल्डिंग है, ओके, और ये क्या है, सन है। ये क्या है, सन। तो सन का रे इस बिल्डिंग पर ये रिफ्लेक्ट होके क्या बनाएगा, शैडो बनाएगा। ठीक है, तो सन का रे जब इसके साथ 60 डिग्री बना रहा था, सॉरी, बिल्डिंग का शैडो, मतलब AB अगर बिल्डिंग है तो CB इसका शैडो है या BD भी इसका शैडो है। दो अलग अलग कंडीशंस पर BC एंड BD आर शैडोज, ओके। तो जब BC जो है सन के रे के साथ, यानी AC को आप एक सन का रे एज्यूम करें, 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, बिल्डिंग का शैडो BC जब सन के रे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, उस समय BC का जो लेंथ था वो BD का लेंथ जब सन का रे बिल्डिंग के शैडो के साथ 30 डिग्री बना रहा था, उसके लेंथ से 40 मीटर छोटा है। यानी BC क्या है, BC is shadow at the rate sun ray makes 60 degree with shadow. Okay, first point. Second point, similarly ये जो है BD, ये तब शैडो बन रहा है जब सन रे एंड शैडो के बीच की एंगल कितनी है, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो BD में से BD जो है BC से कितना बड़ा है, 40 मीटर बड़ा है। तो हमें फाइंड करना है कि AB कितना है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, और हाँ लैंग्वेज जरूर इसका टफ रहता है, इसलिए मैं इसको इतना एक्सप्लेन हम किए। तो हम मान लेंगे, we will assume that AB will be कैपिटल H। AB को हम लोग कैपिटल H एज्यूम कर लेंगे, और इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर है और बेस की अगर बात करें तो tan की बात करेंगे। तो tan of 60 is equals to AB upon BC। तो tan of 60 जो हो √3 होता है, और AB हमारा H हमने एज्यूम किया है, ठीक है, और BC, तो BC हमारा आ गया H upon √3, ठीक है। BC क्या आ गया हमारा, H upon √3। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, H upon √3 हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में लाए हैं, अभी इसको फिर से लाएंगे कांस्टेंट में जब फाइनल आउट करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रायंगल ABD की। ओके, ABD की बात करें तो अगेन tan का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि फिर से परपेंडिकुलर और बेस की बात आ रही है। तो tan of 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। तो tan of 30 होता है 1 अपॉन √3, और AB हमने एज्यूम किया है H, और BD जो है ये DC प्लस BC हो। तो DC हमारा है, ध्यान से
देखिएगा DC 40 और ये h प्लस √3 h/√3। ओके, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। तो 40 प्लस h/√3, ठीक। तो आ गया हमारा इक्वेशन h के टर्म्स में। अब तो इजीली कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको। यहां से ये हो जाएगा h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से h को उधर ट्रांसफर कर देंगे। यहां से देखिएगा, यहां पे 40 इक्वल टू h√3 माइनस h/√3, यानी दिस इंप्लाइज 40 equals to h 1 minus 1/√3. This implies 40 h equals to 40√3 upon √3 minus 1. इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग। h equals to 40√3 upon √3 minus 1। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये आना चाहिए। हमने h को एज्यूम किया था और फिर BC हमने निकाला, तो tan 60 से BC निकल गया h/√3। ओके, फिर हमने ट्रायंगल ABD की बात की, तो ABD में हमने tan 30 लिया, AB/BD लिया। AB हमारा h है और BD हमारा हो गया 40 प्लस h/√3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हम लोग, तो h/√3 प्लस 40 इक्वल्स टू h√3 आ गया। फिर यहां पे हमने इक्वेशन में h√3 माइनस ट्रांसफरिंग की, तो 40 इक्वल्स टू h को कॉमन लिया, तो h को कॉमन लिया, तो यहां यहीं पे मुझे लग रहा था h को कॉमन लेंगे तो यहां √3 बचेगा। सॉरी, h को कॉमन लेंगे तो यहां √3 बचेगा। तो यहां हो जाएगा h इक्वल्स टू 40√3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 2। तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर। ठीक, तो हमने यहां तक देखा फ्रेंड्स। हमने यहां पे 4 से 5 कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चंस किए और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस किए। अभी इसमें कई क्वेश्चंस को हमें और करना है, पर आज के सेशन में हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। हम फिर से अगले में अब प्रॉब्लम सेशन के नाम से क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक भी 2-3 अच्छे क्वेश्चंस किए, 2 क्वेश्चन अच्छे किए थे, और भी थोड़ा हायर कांसेप्ट्स के क्वेश्चंस को करेंगे। ये चैप्टर काफी टफ नहीं है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, केवल ज्योमेट्री बना लेनी है। मैं ज्योमेट्री आपको बढ़िया से समझा दे रहा हूं यहाँ पे, आप इसकी लैंग्वेज कहीं से समझ लें। बस ज्योमेट्री को किस तरह सॉल्व करना है मैं वो आपको सिखला दे रहा हूँ। ठीक, तो हम कई क्वेश्चन अभी देखेंगे, CBSE में आए हुए क्वेश्चन को भी देखेंगे। तब तक के लिए अगर मजा आ रहा है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और बस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनको भी डिफिकल्टी हो आप उनको मेरे चैनल से ज्वाइन करवाएं ताकि उनका भला कुछ हो सके, उनके भी कुछ डिफिकल्टीज को हम कम कर सके। थैंक यू वेरी मच एंड नाइस।